नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए हैं उसके मायने बड़े हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ में आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की, तमाम बातें कही, लेकिन उसके साथ में जो एक बड़ा संकेत उन्होंने दिया है, क्या वो चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने कमर की पेटी बांध ली है? उसके लिए वो टेक ऑफ करने जा रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान, इसके अपने कुछ मायने हैं। और इसके साथ ही चर्चा करेंगे एसआईआर पर लेकर जिस तरीके से देश में बवाल मचा हुआ है, धमाल मचा हुआ है। ट्रंप भी बीच में आ जाते हैं, कर्नाटक भी बीच में आ जाता है, बिहार भी बीच में आ जाता है, लेकिन इन सबके बीच में जो असली बात हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई लाल किले की प्राचीर से 2030 में वो फिर ऐलान करेंगे कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। तो कुल मिला के चौथे कार्यकाल का ऐलान। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, हम उस पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश में झंझावात चल रहा हो, पार्टी के भीतर झंझावात चल रहा हो, जो कहा जा रहा है कि अध्यक्ष चुनने में ढेर सारी मुश्किलें, और सचमुच मुश्किल है, वरना इतने दिनों में अध्यक्ष न चुना जाना। मुझे तो नहीं याद है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इतने दिनों तक कोई एक्सटेंडेड चलता रहा हो, विस्तारित चलता रहा हो। इसका मतलब मुश्किलें बहुत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो बोला, और जिसमें उन्होंने कहा कि 2030 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और उनका किसी दिन लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान होगा, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कुछ आगे की जो बातें कह रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर चौथे कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर उस समय आ रही है जब जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से हॉटलाइन पर है राहुल गांधी। जब देश में ये चर्चा चलने लगी कि क्या ये जो एसआईआर का है, जो इतना संदेह विपक्ष पैदा कर रहा है, इसके बीच में कोई मध्यावधि चुनाव जैसा होगा क्या, जिस समय में ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे परिवर्तन से गुजर रही है, उस समय में नरेंद्र मोदी का यह कहना निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हाल की सबसे बड़ी खबर है। अब इस पे चर्चा किस तरह से कितनी होगी ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। नहीं, निश्चित तौर पर खबर न सिर्फ बड़ी है बल्कि इसके संदेश पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दिया है, देश को दिया है, या अंतरराष्ट्रीय जगत को दिया है कि भाई कुल मिला के अभी डील आपको नरेंद्र मोदी से करना पड़ेगा। और उस नरेंद्र मोदी से करना पड़ेगा जिसने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से दोहराया कि किसानों के हितों के बीच में अगर कोई आएगा तो दीवार बनकर नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है। वो युवाओं की बात कर रहे हैं और जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसमें जो गैस और तेल को लेकर बहुत ज्यादा बातें कही जा रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि समुद्र की तलहटी से भी हम जो है तेल और गैस खोज कर लाएंगे, और मिशन गगनयान की भी बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात हर्षवर्धन, यहां पर उन्होंने कोई भी सेगमेंट नहीं था जो उन्होंने जीएसटी को लेकर जो बहुत बड़ा ऐलान किया है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। और ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, क्योंकि जब बात अर्थ जगत की हो तो अर्थपूर्ण बातें हर्षवर्धन ही कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है राजेश्वर, आपने जो कहा ना जीएसटी रिव्यू को लेकर जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने वाले हैं। इसका मतलब आप समझिए, देश में कई बार कहा जाता है कि छोटे मझोले उद्योग, हालांकि चाहे कोविड का समय हो या जो भी आप पिछले 10 सालों का कार्यकाल देखें नरेंद्र मोदी का, तो उसमें एमएसएमईज को टारगेट करके बहुत कुछ प्लान किया गया। लेकिन उनकी चिंता रहती थी, जीएसटी का तमाशा है, जीएसटी का उसको फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न कैसे हो, पोर्टल काम नहीं कर रहा है। अब उससे बाहर निकल कर आए, और पीएम का यह कहना है कि जीएसटी रिव्यू कमेटी बन चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसके आधार पर हम बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जीएसटी रेट्स में बड़ी छूट मिल सकती है। जो देश के छोटे मझोले उद्योग हैं, जिनसे सीधे तौर पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो यानी एक तरफ किसान के किसी भी हित के सामने दीवार बनकर खड़े हुए, अगर कोई अहित करना चाहेगा, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो उन्होंने मैसेज दिया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो देश के रीढ़ है, देश के कारोबारी हैं, छोटे मझोले उद्योगपति हैं, हम उनके साथ खड़े। और ये दोनों मिलाकर अगर कहें तो पीएम की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी हो जाती है। और ठीक है, वो लगेगा कि पैकेजिंग फिर से बदली गई है, बजट में उसका ऐलान हुआ था, लेकिन पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जो 1 लाख करोड़ की योजना, 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की और फर्स्ट नौकरी के तौर पर 15,000 वाली योजना है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त जो बीता, उस पर उन्होंने जो ये भाषण किया है लाल किले की प्राचीर से,
उन्होंने अगले 10 सालों का प्लान फिर से, वैसे तो 2047 तक की बात तो करते ही हैं, हाँ। लेकिन अगले 10 सालों का प्लान, यानी 10 साल बीते, अगले 10 सालों का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे से चॉक आउट कर दिया है। तो सर यही महत्वपूर्ण बात है। ये जो बात चल रही है कि भारत में क्या कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री जिसका तीसरा कार्यकाल चल रहा, और ऐसे मौके पर जब अंकल सैम खासतौर से अमेरिका के साथ में माना जा रहा है कि भारत के संबंध लंबे समय बाद इस तरीके से निचले स्तर पर आए, जो बातें कही जा रही हैं और दिखाई भी पड़ रही हैं, और फिर से पाकिस्तान के साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बोनोहोमी दिखाई पड़ रही है, या उन्होंने एक फिर से उसको एक नया मोहरा बना लिया। बलूचिस्तान में वो रेयर अर्थ मेटल खोजने के लिए निकल चुके हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है बलूचों को जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो ये जो पाकिस्तान के साथ में उनकी जो बोनोहोमी चल रही, बिना नाम लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर ही फोकस किया था पूरा भाषण, और ये भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहन करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, और ये तब वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान की पीठ पर ट्रंप का हाथ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके अपने मायने समझने की जरूरत है। लेकिन हर्षवर्धन, अब जरा मैं आता हूं थोड़ा असली खबर पे। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें। देखिए, जब न्यूक्लियर थ्रेट वो कहते हैं नहीं सहेंगे, 10 गुना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये छोटी बात नहीं, पॉजिटिव तरीके से वो कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर 50 साल से सिर्फ फाइलों में था, दुनिया के दूसरे देश आगे निकल गए, अब हम तेजी से आगे निकल रहे हैं। जब वो कह रहे हैं, तो जो आपने कहा कि डीप सी ऑयल एक्सप्लोरेशन जो पहले भी हो रहा था उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एडवांसेज टेक्नोलॉजी, उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित कर रहे हैं। और सबके बाद वो कहते हैं कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर नहीं हुए होते तो आज ये सब नहीं कर पाते, और अपने हक का पानी, किसानों के हक का पानी वो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि जो लोग कह रहे थे कि अभी यूएनजी की बैठक में जाएंगे, अभी क्या होगा, प्रधानमंत्री थोड़ा सा नरम होंगे, क्या, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप को तय करना पड़ेगा कि अपने बिगड़ैल स्वभाव की वजह से वो भारत से रिश्ते बिगाड़ कर रखना चाहता है, क्योंकि उसे तो मिनरल खोजने जाना पड़ेगा बलूचिस्तान, भारत को कहीं नहीं जाना है, अपने यहां ही कर लेंगे। तो स्वदेशी आत्मनिर्भर के साथ ये जो सारे जिसको हम कहें कि वर्टिकल्स हैं जो आज के समय के, उन सब पर नरेंद्र मोदी की बात महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल। और जब हम बात अपनी कर रहे हैं यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप ने जब पानी को लेकर जो कहा आसिम मुनीर ने ट्रंप की धरती से कि हम जो है वर्ल्ड को न्यूक कर देंगे, आधे वर्ल्ड को ले डूबेंगे, ये तक बात कह दी वहाँ पर आसिम मुनीर ने। और साथ साथ ये कहा कि वो डैम बनाएंगे तो हम उनको अपनी 10 मिसाइलों से, हमने मिसाइलें हमारे पास बहुत हैं, तो भाई जो मिसाइलें आसिम मुनीर साहब आपके पास हैं वो तो हमने देख ली हैं, कबाड़ बनकर ही भारतीय सरजमीन को वो छू पाई। अब आपने वहां पर कहा, लेकिन ये मैसेज अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान को बार बार, पाकिस्तान को उचकाना, पाकिस्तान का ट्रंप की धरती से आधी दुनिया को ले डूबना जो कहा जा रहा है, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी का कहना कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहन किया जाएगा, इसके मायने और ज्यादा हो जाते हैं हर्षवर्धन। और अब जरा आते हैं थोड़ा घर पर, क्योंकि जो बातें चल रही हैं चौथे कार्यकाल की जो हमने शुरुआत की थी, ये चौथा कार्यकाल आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ऐसे मौके पर जब कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से सड़कों पर उतरा हुआ है, उसके बाद और तो और जो इतने लंबे समय बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिफ्ट की खबरें आ रही हैं, वरना खबरें आनी बंद हो चुकी थी। कहीं मनमुटाव है भारतीय जनता पार्टी में, ये तो कहीं कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं जो चुना जा सका है, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसको लेकर मतभेद न सिर्फ बड़े हैं बल्कि दिन पर दिन कड़े होते जा रहे हैं। और जो खबरें हर्षवर्धन आ रही हैं वो चिंताजनक है। अभी एक मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यवाहक है इस समय, अब कार्यवाहक हैं, क्या कहें, कार्यवाहक कहेंगे, जेपी नड्डा, उन्होंने एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में एक ऐसे बड़े नेता का नाम जो इस समय पार्टी में नहीं है और उनका फोन एंटरटेन ना किया जाए, उनका नाम है संजय भाई जोशी। ये उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारियों को इस तरीके की बात कह दी। आपको याद होगा लगातार बातें चल रही थी कि संजय जोशी क्या इस बार किसी भूमिका में पार्टी में आ सकते हैं। इसके बीच में एक बात ध्यान रखिएगा, संजय भाई जोशी के संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो तार कभी कटे नहीं हुए थे। और बात यह भी आई थी कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके के संबंध खराब होने की बात कही जाती थी, उन सब चीज़ों को दूर किया जा चुका है। उस पर भी
चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं, पर उसके बाद ये मैसेज आना, फिर लगातार ये खबरें आना कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर लगातार तलवारें खिंचती चली जा रही हैं, इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये बात कह रहे हैं हर्षवर्धन, तो ये संदेश सीमा पार भी है, सीमा के अंदर भी है। और शायद उन्होंने जो ये किसान, व्यापारी और उसके साथ में नौजवान, और इससे भी बड़ी बात है उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत की जब बात की है, तो ये भी जता दिया कि सेमीकंडक्टर 50 सालों तक फाइल चलती रही और फाइल गुम हो गई, और हम 2030 में अपने सेमीकंडक्टर लाने जा रहे हैं इस मार्केट में। तो कुल मिलाकर जो करूंगा मैं करूंगा, तो अपना जो प्लान वो लेकर जा रहे हैं, तो उनको अपने काम पर, और उनको मालूम है कि अंततः जब बात आएगी तो परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा। और ये परिवार की बात कर रहा हूं मैं, वो यूपी वाले कुटुंब की बात नहीं कर रहा हूं जो नया कुटुंब खड़ा हो गया है। नहीं देखिए, ये ठीक बात है, और लेकिन ये चिंता की बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। अब जो खबरें हैं कि सहमति नहीं बन पा रही, पार्टी के भीतर नहीं बन पा रही है, संघ से सहमति नहीं बन पा रही है, संघ सीधे तौर पर कोई नाम या किसी की चर्चा तो करता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो सहमति जो बन जानी चाहिए थी आसानी से, वो नहीं बनी। इसको ऐसे देखें, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो संगठन जिस तरह से चल रहा है, और देखिए बड़ी मुश्किल है, सरकार के तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत शानदार नेता हैं, उनके कंधे पर सब कुछ खींच रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि पार्टी के भीतर लोगों को पता ही नहीं कि किस विषय पर क्या बात करनी है। इतना बड़ा मुद्दा है SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी, जो अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब उसको विपक्ष ने पकड़ लिया, कहा कि भाई अगर गड़बड़ी ही सब है तो मध्यावधि चुनाव कराओ, त्यागपत्र दे दो। हालांकि वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये थी कि वो ये कह सकें कि भाई सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह गड़बड़ है और ये गड़बड़ी होती रहती है, और वो ठीक बात भी है, ऐसी एनोमलीज है, उसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए था, वो नहीं दे पा रहे। उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि पार्टी में किसी को पता नहीं है कि इंस्ट्रक्शन किधर से आएगा। जो वर्टिकल लाइन होती है वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी हो गई है, और किसी भी जगह पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी होती है तो वर्टिकल लाइन न होने का, हायरार्की न होने का नुकसान होने लगता है। वो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपनी जगह और मजबूत दिखते हैं, और कई बार इसको मैंने पहले भी कहा है, वो स्वयं भी कहते हैं, वो कहते हैं कि पत्थर को मैं सीढ़ी बना लेता हूं, और मैं कहता हूं कि जब पीएम पर हमला होने लगे, जब लगे कि अब पीएम को दबा दिया जाएगा, तो स्प्रिंग के जैसा जोर से उछलते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है। मुझे लगता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप दबाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे दूसरे लोग, जो एक चर्चा चलती है कि 75 वर्ष वाला क्या होगा, उसकी कोशिश हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे तय होगा, सहमति बनेगी नहीं, उसकी कोशिश हो, या फिर जिसको हम बार बार कहते हैं कि क्या भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें 240 वाला जो प्रधानमंत्री है वो निर्णय ले पाएगा। उन सारे मौकों पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया ज्यादा तीखी होती है, ज्यादा प्रभावी होती है, और मुझे लगता है कि जो 15 अगस्त का लाल किले का भाषण है वो बता रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि उनको किस रास्ते की तरफ जाना है। नहीं बिल्कुल, और जो आप कह रहे हैं ना कि 75 वर्ष की जो आयु सीमा और जो तमाम बातें जो कही जा रही थी, इसमें ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में जब 2030 की उन्होंने बात कर दी तो ये जवाब दे दिया कि कुल मिला के अभी प्रधानमंत्री मैं हूं, और 2029 में भी अगले कार्यकाल के लिए मैं ना सिर्फ जाने जा रहा हूं बल्कि चुन के आने जा रहा हूं। अब देखिए ये आत्मविश्वास जो है ना, मैं फिर कह रहा हूं, ये आत्मविश्वास शायद तमाम आपको प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई पड़ती हों, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा चल रही थी, और अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इस आत्मविश्वास के पीछे कारण क्या है। एक तो सतत उनकी जो काम करने की जो उनकी जिजीविषा है, और जो उनका मिशन मोड में लगातार काम करते रहना। देखिए ये सच है कि लंबे समय बाद देश को एक ऐसा नेता मिला है जो इस तरीके से मिशन मोड में प्रधानमंत्री पद पर बैठकर हर योजना को, हर राजनीतिक मुद्दे को लगातार देखता हो और उस पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता हो। ये सच्चाई है। एक दिन की भी छुट्टी न लेना, बीमारी को पास न आने देना, ये सब छोटी बातें नहीं है। परंतु इसके बीच में जब ये मैसेज दिया जा रहा है संघ और तमाम चीज़ों के बीच में ये बात, तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा आत्मविश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई अगर विकल्प के तौर पर कोई देखने जाना चाहे तो उसके बाद जिस चीज को वो एटम बम कहते हैं, वो उसके बाद सुतली बम भी नहीं निकलता है। और जिस चीज का वो विरोध करते दिखाई पड़ते हैं, SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो बिहार में चल रहा है, उसी मुद्दे को वो एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि होना ही चाहिए, और उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो उभर कर आते हैं। और जब वो अनुराग ठाकुर पर भी
कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो कुल मिला के जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने का अगर प्रयास हो रहा है तो बीएलओज के साथ में बीएलएज लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के इस शुद्धिकरण में भागीदारी खुलकर करनी होगी, अपनी आहुतियां देनी होंगी, ना कि पूरा उसमें विघ्न डालना होगा। नहीं, और ये हो भी नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई चली है उसको अगर ध्यान से देखें तो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा 65 लाख के नाम कटे हैं, उसको आप डालिए, बिल्कुल डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 65 लाख में से कोई नहीं कुछ दे पा रहा है और आधार दे रहा है तो उसको एंटरटेन कीजिए, लेकिन ये सब के लिए नहीं कहा है, सारे लोगों के लिए नहीं कहा है कि आप आधार करें। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई अगर 11 डॉक्यूमेंट हो गया तो ये तो एक तरह से हितैषी हो गया, मतदाता हितैषी हो गया, वोटर लिस्ट बेहतर हो गई। तो एक तरह से अगर देखें तो जो विपक्ष अभियान चला रहा है, अब 17 तारीख से वो कह रहे हैं कि वो अभियान चला देंगे, अभी वो चलेगा लंबा। अब ठीक है, अब आज उसकी समीक्षा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो आज शुरू ही हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब बिहार चुनाव की तरफ जा रहा होगा और आप मतदाता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे होंगे तो क्या वो आपके लाभ का है, आपके हित का है, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जो देश भर में ये स्थिति है, वो जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि एसआईआर हो, शुद्धिकरण हो, तो जैसे हमने अलग अलग सुधार देखे, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म का बड़ा स्टेप ये होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब इसका कंक्लूजन किधर होगा, तो कंक्लूसिव उधर जाएगा कि हम आधार से इसको जुड़ता हुआ दिखेंगे। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, जब सामने राहुल गांधी जैसा नेता होता है। और मैं इसे एक लाइन बस और जोड़ दूं, राहुल गांधी लगता है कि अपने पूरे खानदान, पूरे परिवार को कमतर करा कर मानेंगे, क्योंकि उनको कोई नेता मानता नहीं, तो वो सबका कच्चा चिट्ठा खुलवा रहे हैं। स्थिति लगभग वही होती दिख रही है। और नहीं, सबसे जो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लगता है ना कि जैसे मुझे करनी है डाइटिंग और रात को दबा खा लूं बिरयानी। इस समय राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि जो है वोटों की चोरी, पहली बात तो है कि इस तरीके के शब्दों का चयन लोकतंत्र में, तो वोटों की चोरी का फिर इतिहास खंगाला जाएगा, तो फिर देखा जाएगा कि भाई सोनिया गांधी यहाँ पर नागरिक थी नहीं थी, अभी उसको लेकर विवाद चल रहा है और वो यहाँ पर मतदाता बन गई। लेकिन इस तरीके की बातें भी जो हर्षवर्धन कह रहे हैं ना कि अपने पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा वो खुलवा कर ही मानेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का नेता न सिर्फ जो है समझदार हो, आक्रामक हो, उसके साथ में सरकार को वो मजबूर कर पाए कि वाकई जनता से जुड़े मुद्दों पर वो फैसले ले पाए। परंतु यहाँ पर अक्सर जो है राहुल गांधी, ट्रंप, लगातार हम लोग ये बात कहते चले आ रहे थे जब तक वो भारत के पक्ष में थे, उनके खिलाफ दिखाई पड़ते थे। जैसे ही वो भारत विरोधी सुर उनके हो गए, उसके बाद ट्रंप उनके जो है नए जननायक बन गए। जननायक तो ऐसे राहुल गांधी को कहा जाता है, लेकिन अभी उनको ट्रंप दिखाई पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो है स्वाधीनता दिवस के बाद जब हम लोग आज राज की बात हर्ष के साथ कर रहे हैं, आज बहुत कुछ पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब शायद आगे थोड़ा कुछ चीजें क्लैरिटी आएंगी, विपक्ष की भी क्लैरिटी आएगी, सत्ता पक्ष की भी क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये तो तय है कि बहुत कुछ हलचल है, बहुत अंदर खाने चल रहा है, जिसको बहुत कुछ शायद हम लोग बता भी नहीं पा रहे हैं या बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन बहुत कुछ हलचल चल रही है। वो हलचल किस दिशा में ले जाएगी, इसको देखें तब जरूर उस पर चर्चा करेंगे। तो बस वही कहते हैं ना कि वो एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि वो सौभाग्य, इस तरीके से आखिरी में कहते हैं कि ये सौभाग्य सब दिन सोता है, जाने आगे क्या होता है। नहीं, ये भंवर मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, या नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। तो कुल मिला के ये जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, तो मुझे लगता है वो तो दूसरी वाली। तो मैं कह रहा था कि ये जो है कुल मिला के परिस्थितियां इस समय देश के सामने भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि आज हर्षवर्धन अगले कहते गतांग से आगे, तो आगे की अगर कथा जाननी है तो अगली बार फिर आपको फिर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और यकीन मानिए निराश नहीं होंगे। नमस्कार।